हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह पीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन चैप्टर नंबर रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कुछ पार्ट्स अपन ने रासायनिक समीकरण परिवर्तन, जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कर लिया था। रासायनिक समीकरण की संपूर्ण डिटेल अपन ने देख ली थी। आई होप आपको सारा क्लास समझ में आई होगी। आज इसी चैप्टर में आगे का पार्टीशन जो महत्वपूर्ण, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कल अपन ने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, यानी कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और किसी पदार्थ के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वो ही रासायनिक अभिक्रिया है। यानी किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, रासायनिक संगठन बदलना, उसका वो ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण बदलना, वो ही रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? रासायनिक अभिक्रिया होने के पीछे क्या कारण है? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पीछे कारण है कि अभिकारक, कल आपने पढ़ा था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक के नाम से जाना जाता है, रिएजेंट। अभिकारक के जो अभिकारक है उनके मध्य बंध बनना या बंध टूटना, या बंध बनने और बंध टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया के आगे आते हैं प्रकार कि टाइप्स क्या है रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया को आप किस किस आधार पर बांट सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता है बंध बनने, अभिकारकों के मध्य बंध बनने व बंध टूटने, बंध बनने व बंध टूटने के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार हो सकता है। अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। अभिकारकों के मध्य बंध बनने और बंध टूटने के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, या अभिक्रिया के वेग के आधार पर, वेग के आधार पर कि अभिक्रिया होने में कितना समय लग रहा है, अभिक्रिया कितने समय में संपन्न हो रही है, उस अभिक्रिया के वेग के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। अभिक्रिया की प्रकृति, कि अभिक्रिया किस प्रकार की प्रकृति की है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, उसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर ये अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं। इस प्रकार के आधार पर अपन अभिक्रियाओं के पढ़ेंगे। इन अभिक्रिया के जो कुछ आधार है जिनके आधार पर हम अभिक्रियाओं का क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। अभिकारकों के मध्य बंध के बनने या टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया के वेग यानी कितने समय में संपन्न हो रही है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, या प्रकृति है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ में आ गई। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अभिकारकों के मध्य बनने वाले बंध या अभिकारकों के मध्य बंध का टूटने के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार। उसमें सर्वप्रथम अभिक्रिया आती है, वो है संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, या इसी का नाम है योगात्मक
एडिशनल रिएक्शन जिसको नाम से जाना जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, संयुग्मन, संयोजन, योगात्मक, यानी एडिशनल रिएक्शन क्या होती है नाम से ही पता चलता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में बंध बनाकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को संयुग्मन, संयोजन, योगात्मक या एडिशनल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक बार सुनेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसको संयुग्मन, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन समझते हैं, एक अभिकारक A, दूसरा अभिकारक B, कोई भी हो सकते हैं, A अभिकारक A, दूसरा अभिकारक B, इन्होंने आपस में बंध बनाकर एक उत्पाद तैयार कर लिया, उस उत्पाद का नाम है A और B। अभिकारक A, अभिकारक B, इन दोनों ने आपस में नया बंध बना के एक नया उत्पाद तैयार कर दिया, यह है अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद। तो इन अभिकारकों के मध्य नया बॉन्ड बनने से एक नया उत्पाद तैयार हुआ, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके मध्य योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है और नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। उदाहरण देखते हैं अपन, पहला कोयले की दहन अभिक्रिया। कोयले की दहन अभिक्रिया, इस नाम से भी प्रश्न आ सकता है कि कोयले की दहन अभिक्रिया लिखो। कोयले का कंपोजिशन क्या है? कार्बन है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने अभिक्रिया करके उत्पाद बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहने का तात्पर्य है दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में नया बंध बना के एक नया उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। पहला उदाहरण देख लिया आपने। दूसरा, मैग्नीशियम के फित्ते का दहन। मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम का दहन लिख लो या मैग्नीशियम के फित्ते का दहन। ये मैग्नीशियम धातु, कोई भी पदार्थ आपको पता है किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। संतुलित करने के लिए अपन इसके आगे 2 लगाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। ये देखो, पहला अभिकारक, अभिकारक 2, इनके मध्य संयोजन से उत्पाद तैयार हुआ, तो इसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके नया उत्पाद क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य क्या तैयार होता है? नया बॉन्ड क्रिएट होता है, तो इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। या वियोजन अभिक्रिया, ये भी वो बंध बनने के आधार पर थी, ये बंध को टूटने के आधार पर। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद तैयार करता है, उसको अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अपघटनीय या वियोजन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, कोई भी एकल अभिकारक होगा, वो एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद तैयार करेगा, उसको
अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अपघटनीय अभिक्रिया के लिए पदार्थ को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ भौतिक घटनाओं का जरूरी है, जैसे कि बाहर से कोई ताप दे रहे हो, या विद्युत की वजह से अपघटन हो रहा है, या लाइट प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हो रहा है। तो इस आधार पे अपघटनीय अभिक्रियाओं के आपके 10th स्टैंडर्ड पर 3 प्रकार कर रखे हैं। पहला है ताप अपघटन, यानी ताप के आधार पर अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरा है विद्युत अपघटन, यानी लाइट की वजह से आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपका अपघटन हो रहा है। और तीसरा है आपका प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। वियोजन अभिक्रिया को ताप के आधार पे, विद्युत के यानी इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे, या लाइट के आधार पे जो अपघटन हो रहा है उसके आधार पर 3 प्रकार का अपघटनीय अभिक्रियाएं बता रखी है। पहला अपन पढ़ेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। पहला अपन पढ़ेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ताप अपघटन ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को टेम्परेचर देने पर, ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को टेम्परेचर देने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसको ताप अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट, ये डेल का चिन्ह है। ये चिन्ह आपको रासायनिक समीकरण में ध्यान रखने योग्य है कि ये चिन्ह ताप को प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? ताप। लगभग 473 केल्विन टेम्परेचर देने पर, 473 केल्विन टेम्परेचर देने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित यानी टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा चुनना भी कहते हैं, बिना बुझा चुनना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसर्जित हो जाएगी। अपघटित हो रहा है, देखो एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट के कितने उत्पाद बना रहा है? 2 उत्पाद बना रहा है। यानी ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ताप देने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसको ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में आप टेम्परेचर लगा रहे हो 473 केल्विन के आसपास, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना आपके पास तैयार हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ताप अपघटनीय अभिक्रिया। आगे ही अपघटनीय अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहने का तात्पर्य है जब भी किसी पदार्थ जिसका पदार्थ का जलीय विलयन या पदार्थ द्रव अवस्था में हो, जब भी कोई पदार्थ का जलीय विलयन या पदार्थ द्रव अवस्था में हो और उस जलीय विलयन या द्रव अवस्था पदार्थ में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो जलीय विलयन या द्रव्य जो पदार्थ है
वो आयनों में विभक्त हो जाता है। उस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन या द्रव अवस्था में विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित किया जाता है तो पदार्थ आयनों में विभक्त हो जाता है। उस अपघटनीय अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl को पानी में घोला तो ये NaCl का जलीय विलयन हो गया। इस NaCl में जब भी आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, NaCl में क्या प्रवाहित कर रहे हो? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हो। तो NaCl Na प्लस व Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। यानी देखो अभिकारक टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अभिकारक टूट रहा है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपघटनीय अभिक्रिया ही कहलाएगी। NaCl का जलीय विलयन है। कौन सा विलयन है? जलीय विलयन, एक्वाटिक है। और इसमें जब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है तो NaCl Na प्लस व Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। वो अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जल खुद H2O, इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जल के अंदर खुद में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करोगे तो जल भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों जो पदार्थ है वो कैथोड और एनोड पर आपको प्राप्त होंगे। यानी कि अपघटनीय अभिक्रिया की जो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है वो अधिकांश आयनिक पदार्थों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आयनिक पदार्थों में पाई जाती है। H2 प्लस O2। ये एकल अभिकारक है, उत्पादों में टूट रहा है, तो अभिक्रिया का नाम हो गया अपघटनीय अभिक्रिया। समझ में आ गई? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या है? जब भी कोई पदार्थ है उसका जलीय विलयन या द्रव अवस्था में उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला इसका अपघटनीय अभिक्रिया का तीसरा टाइप है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तीसरा टाइप प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया यानी कि कोई पदार्थ जब प्रकाश की उपस्थिति में, कोई पदार्थ जब प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो उसको प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नाम से पता चल रहा है सब, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं, नाम से पता चल रहा है। जब कोई पदार्थ, जब कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके टूटता है तो उसको प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr। ये प्रकाश को अवशोषित करके, प्रकाश को लेके 2HBr, हाइड्रोजन गैस प्लस ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, Br, सॉरी 2Br प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, प्रकाश की उपस्थिति में H2 प्लस ब्रोमाइड में टूट गया तो ये प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया में क्या है? कोई भी पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करके टूटता है तो उसको प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये हो गया अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार। ये थे रासायनिक बंध के बनने या टूटने के आधार पर, रासायनिक बंध के बनने या टूटने के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट तीसरा अभिक्रिया है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट। पहला अपन ने संयोजन, दूसरा अपघटनीय, तीसरा विस्थापन।
विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है विस्थापन, यानी कोई चीज विस्थापित कब होती है? कोई विस्थापित उस समय होती है जब उससे अधिक जानकार या उससे अधिक क्रियाशील उसकी जगह आता है, तो वो कम क्रियाशील है, जो कम जानकार है, वो ऑटोमेटिक विस्थापित हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया यही कह रही है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो अभिकारक का कोई तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, वो ही विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। विस्थापन अभिक्रिया का जैसे एक उदाहरण आता है कि आपको एक बीकर दिया गया है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट CuSO4। एक बीकर है और उस बीकर में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट का मित्रों रंग होता है वो नीला होता है। कैसा दिखेगा आपको? नीला रंग, ब्लू। कॉपर सल्फेट में आपको दिया नीला रंग है, लेकिन जैसे ही उसमें जिंक के दाने डाले, जिंक के दाने डाले, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो विलुप्त हो जाएगा। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ विस्थापित हुआ, यानी कि उस जिंक ने आके उस कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ तो कुछ परिवर्तन लाया है। तात्पर्य यह है कि जो आपने जिंक डाला है वो जिंक उस कॉपर सल्फेट के विलयन में से उस कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, कॉपर की जगह ले ली और नया पदार्थ जिंक सल्फेट बना दिया। और जिंक सल्फेट का रंग नीला नहीं होता है, और जो कॉपर के कारण नीला रंग था वो कॉपर अब उस बीकर के कहाँ बैठ गया? इस पेंदे में बैठ गया। यानी कि इसमें आपने जिंक के क्या डाले? टुकड़े डाले। ये जिंक के टुकड़े डाले किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो इस जिंक ने इस कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ये कॉपर जो है पेंदे में निक्षेपित हो गया। निक्षेपित का मतलब बैठ जाना, निक्षेपित का मतलब बैठ जाना। तो अब जो नया पदार्थ बना है वो बना है जिंक सल्फेट। समीकरण देखते हैं इसका। कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाला? जिंक डाला। तो इस जिंक ने इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो बन गया आपका जिंक सल्फेट। और क्या निकल गया? कॉपर निकल गया। तात्पर्य यह है कि ये जिंक है वो इस कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो इस जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, तो ये जिंक सल्फेट तैयार हो गया और आपका कॉपर यहाँ निक्षेपित हो गया। इसलिए कॉपर सल्फेट का विलयन जो बीकर में जिसमें डाला था वो नीला रंग था, वो नीला रंग धीरे धीरे क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि उसने जगह कौन ले ली? जिंक सल्फेट ने ले ली। विस्थापन अभिक्रिया की अभिक्रिया सुनेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में अधिक क्रियाशील तत्व उससे जो दूसरा अभिकारक है उसके कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देख लिया आपने। और भी उदाहरण आ सकता है, जैसे आपको पूछे कि कॉपर सल्फेट है और उसमें आयरन डाल दिया, Fe, लोहे की कीलें डाल दी, फिर भी कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला था वो गायब हो गया। इसका मतलब इस आयरन भी इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वो फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर विस्थापित हो जाएगा। यानी इस आयरन ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो भी कॉपर सल्फेट का विलयन नीला जो है वो गायब हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व किस तत्व से अधिक क्रियाशील है या कौन सा तत्व किस तत्व से कम क्रियाशील है? तो इसकी सरलता को समझाने के लिए एक नाम आता है नया, जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता
श्रेणी। ये श्रेणी आपको तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी देती है कि कौन सा तत्व किस तत्व से अधिक क्रियाशील है या कौन सा तत्व किस तत्व से कम क्रियाशील है। ये सक्रियता श्रेणी को देख के आप पता कर सकते हो। तो तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी देने वाली, तत्व की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी देने वाली श्रेणी को सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अपन कुछ तत्वों के बारे में बात करेंगे जो सक्रियता श्रेणी से संबंधित है। आपको मित्रों बीच में लेना है हाइड्रोजन तत्व, उसके ऊपर इससे अधिक क्रियाशील और उसके नीचे इससे कम क्रियाशील। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में आपको स्थान देना है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये कुछ तत्वों की आपको सक्रियता श्रेणी ध्यान में रखनी है। ये सक्रियता श्रेणी ध्यान में रखने से आपको अभिक्रियाओं के बारे में पता चलेगा। विस्थापन अभिक्रिया आप आसानी से कर सकते हो। पीछे प्रश्न दे रखे हैं दो कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ये अभिक्रिया संभव है तो क्यों है। उसमें ये कारण देना पड़ेगा कि ये इसलिए संभव है कि ये तत्व इस तत्व को अधिक क्रियाशील है इसलिए इसको विस्थापित कर देता है। वो प्रश्न देखना आप पीछे जाके। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में, तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी देने वाले तत्वों की एक सीरीज बनाई गई है, उसको सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा ही है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है क्योंकि ये पानी और वायु के संपर्क में आने पे आग पकड़ लेते हैं, यानी सबसे अधिक क्रियाशील। गोल्ड सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम और गोल्ड सबसे कम क्रियाशील। अब जो तत्व उस तत्व से ऊपर होगा वो तुलनात्मक रूप से उससे अधिक क्रियाशील होगा। जैसे आपने अभी देखा है कि कॉपर को जिंक ने विस्थापित किया तो कॉपर का स्थान इस जिंक से क्या है? ऊपर है। आयरन ने विस्थापित किया तो ये आयरन कॉपर से क्या है? ऊपर है। यानी जो तत्व तुलनात्मक रूप से सक्रियता श्रेणी में अपना स्थान ऊपर रखता है वो उस तत्व से तुलनात्मक रूप से अधिक क्रियाशील होता है। तो सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील। ये कुछ तत्व हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी यानी पारा और सिल्वर और गोल्ड। ये तत्व हैं जिनकी सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो तत्व ऊपर की ओर है वो अधिक क्रियाशील, नीचे वाले तत्व से तुलनात्मक रूप से क्रियाशील होता है। ये थी सक्रियता श्रेणी। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अगली अभिक्रिया है दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। दिव्य विस्थापन अभिक्रिया चौथा प्रकार, दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। दिव्य विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है 2 बार विस्थापन हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होने से नया उत्पाद तैयार होता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होने से नया उत्पाद तैयार होता है, उसको दिव्य विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl की, ये देखो बनेगा आयनों का आदान प्रदान, AgNO3 KCl
ये बनेगा AgCl प्लस KNO3। कहने का तात्पर्य है ये एक आयनिक पदार्थ है, ये दूसरा आयनिक पदार्थ है। आयनों का आदान प्रदान, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 9th क्लास में भी आपने बेसिक चीज़ें पढ़ ली। तो ये सिल्वर इस क्लोराइड के साथ AgCl, ये पोटेशियम इस नाइट्रेट के साथ KNO3। ये है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। यह है सिल्वर क्लोराइड। और यह है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्रेट। तो अभिकारकों के मध्य ही आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद तैयार हो रहे हैं, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक और उदाहरण है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बन जाएगा आपके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, Na2SO4। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य अभिक्रिया करवाने से आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड व सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। यानी कि अभिकारकों के मध्य ही आयनों के आदान प्रदान से आपको नए उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। इसको द्विविस्थापन, 2 बार देखो, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम सल्फेट के साथ 2 बार विस्थापन, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद तैयार होते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने। ये थे अभिक्रियाओं के मुख्य मुख्य प्रकार। अब अभिक्रिया के आगे वेग के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, यानी अभिक्रिया में लगने वाला जो समय है, अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, कोई उसमें समय लगता है ज़्यादा। तो लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रिया के 2 प्रकार हैं, यानी वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। इसके 2 प्रकार हैं। एक प्रकार का नाम है तीव्र अभिक्रिया, और दूसरा है मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। पहला अपन लेते हैं तीव्र अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाते ही तुरंत उत्पाद तैयार हो जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाते ही तुरंत उत्पाद तैयार हो जाते हैं, उसको तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इजी है, तीव्र यानी कि फास्ट रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाए और तुरंत उत्पाद प्राप्त हुए, उसको तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये अधिकांशतः आयनिक यौगिकों में होती है। किसमें? आयनिक यौगिकों में तीव्र अभिक्रिया पाई जाती है। जैसे आपके परबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परबल सार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आयनिक पदार्थ हैं, और इनके मध्य अभिक्रिया कराओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा NaCl प्लस H2, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl और जल प्राप्त हुआ। इनमें अभिकारक मिलाए और तुरंत आपको उत्पाद तैयार हो गया, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल इजी। अगला है मंद अभिक्रिया। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार में दूसरा प्रकार है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कुछ घंटे, कुछ दिन या साल तक लग जाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक साधारण और सिंपल एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। आपको पता है लोहे पे ऐसे नहीं कि आज लायर जंग लग गया, लोहे पर जंग लगने में कुछ साल लग जाते हैं। तो ये किस अभिक्रिया के उदाहरण हो गए? मंद अभिक्रिया के उदाहरण हो गए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन या साल लग जाते हैं, उसको मंद अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। लोहे का 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O, ये बन जाएगा आपके 2Fe2O3.3H2। ये संतुलित लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया। ये लोहे के जंग का सूत्र है फेरस ऑक्साइड। लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र है ये, क्योंकि लोहे पर जंग ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल, जिसको सम्मिलित रूप से अपन नमी कहते हैं, इस नमी की उपस्थिति में लगेगा। तो लोहे पर जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना क्या है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O, 2Fe2O3.3H2O। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। तो ये वेग के आधार पर थी तीव्र और मंद, तीव्र और मंद। तीव्र जिसको अभिकारकों को मिलाते ही तुरंत अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तीव्र अभिक्रिया में अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखने, और तीव्र अभिक्रिया में एक आपको आयनिक अभिकारकों का बता दिया मैंने, एक प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक तीव्र अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण जो कि पादपों में भोजन बनाने की अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी एक तीव्र अभिक्रिया जिसका अर्ध आयुकाल, शब्द सुनना, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, इसको प्रदर्शित किया जाता है T½ 1/2। अर्ध आयुकाल होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। प्रश्न आ जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया, उसका अर्ध आयुकाल कितना है? तो 10⁻⁻12 सेकेंड। अब अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या है? अर्ध आयुकाल का मतलब यदि अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदलने में, अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदलने में लगा समय, यानी कि अभिकारक 100% थे, 50% उत्पाद में चेंज हो गए, तो 50% तक उत्पाद में चेंज होने में जो समय लगता है उसको अर्ध आयुकाल के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया उसका अर्ध आयुकाल क्या है? 10⁻⁻12 सेकेंड। ये तीव्र अभिक्रिया होगी। तो आपको अभिक्रिया के वेग के आधार पर भी अपन ने देख लिया है, अभिक्रिया के वेग के आधार पर भी अपन ने देख लिया कि अभिक्रिया तीव्र या मंद। ठीक है। अब अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर भी अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्रकृति के आधार पर भी। पहला प्रकार है उत्क्रमणीय, जैसे उनकी बात अपन ने कल कर भी ली थी, उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और दूसरी है अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सेबल, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तथा उसी परिस्थिति में उत्पाद से भी अभिकारक बनते हैं, यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं का अपन ने कल साइन भी पढ़ा था। ये जो चिन्ह दर्शा रहा है उसको कहते हैं अग्र अभिक्रिया,
अग्र अभिक्रिया, इसके दो भाग है, उत्क्रमण अभिक्रिया के दो भाग है, अग्र अभिक्रिया, दूसरा है प्रतीप अभिक्रिया जो पीछे की ओर चलती है वापस। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का तात्पर्य ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उसी स्थितियां परिस्थितियों में उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं। यानी कि अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती। ऐसे नहीं कि अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में बदल गया, अब ऐसे नहीं, दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है, अग्र और प्रतीप। यानी अभिकारक से उत्पाद बनते जाएंगे, उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से क्या बनते जाएंगे, अभिकारक बनते जाएंगे। तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल अपन ने कल देखा था N2 + 3H2, 773 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो तीर का साइन ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। किसका साइन है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कभी भी अभिकारकों की मात्रा 0 नहीं होती है। यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से उन्हीं परिस्थितियों में अभिकारक बनते जाते हैं। इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला अनुत्क्रमणीय, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसके दो प्रकार पता चल गए उत्क्रमणीय के, अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया। जैसे इसको सिंपली एग्जाम्पल से समझे तो ऐसे हो सकता है, जैसे A + B, ये बन रहा है C + D। क्या बन रहा है? C + D। तो A + B से आपका बन रहा है C + D। ये तो हो गई आपकी अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अग्र। और C + D से वापस क्या बन रहा है? A + B बन रहा है। तो ये होगी आपकी प्रतीप अभिक्रिया। प्रतीप अभिक्रिया, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सीधे उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनाए जा सकते। यानी अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। इस प्रकार के साइन का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते, उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस प्रकार के साइन का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल Mg + ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का फित्ते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको अनुत्क्रमणीय इररिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गई आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इनमें अंतर पूछे तो भी, इनमें दोनों अभिक्रियाएं अग्र और प्रतीप साथ साथ चलती है। इनमें एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तैयार, इसमें इस प्रकार के साइन का उपयोग किया जाता है, इसमें इस प्रकार के साइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इनमें अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है, इनमें अभिकारकों की मात्रा शून्य हो जाती है, ठीक है। ये पहले की दिशा में वापस लौट जाते हैं, ये पहले की दिशा में वापस प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये होगी प्रकृति के आधार पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रकार। अब अपन आगे की जो बातें हैं, कुछ इस चैप्टर की और बातें रह गई है, वो अपन अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इन वीडियो को आप देखने के बाद आपकी किताब के नोट्स पढ़ो, बिल्कुल इजी वे में समझ आएगी, क्योंकि मैं किताब जो आपकी बोर्ड की किताब है, उस बोर्ड की किताब के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको वो किताब पढ़ने पर आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो आप किताब है उनसे सेल्फ नोट्स बनाइए, इस वीडियो से आप नोट्स बनाइए और इन चैप्टरों को तैयार कीजिए। धन्यवाद।